हाय, आज की अंकित की बातचीत के अंदर मैं बैठा हूँ गगन सर के साथ। गगन सर नमस्ते। नमस्ते। गगन सर को मैं 2007 से जानता हूँ। 2007 में मैंने बीकॉम के डीयू कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर डीयू एसओएल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में कॉरेस्पॉन्डेंस में बीकॉम में एडमिशन लिया था अपने कुछ दोस्तों के साथ में, और वहीं से मैं सर की कोचिंग में ज्वाइन हुआ था। मुझे ध्यान है, जो थोड़ी-थोड़ी मेमोरीज़ मेरे को याद आ रही हैं 2007 से लेकर 2010 तक की। हमने बीकॉम के अंदर 3 साल के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर के अंदर फर्स्ट ईयर में शायद बेसिक अकाउंटेंसी पढ़ी थी सर। सेकंड में पहले फर्स्ट ईयर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी फाइनेंशियल थी। अकाउंटिंग था। सेकंड में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी फिर थी। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। सीएफए शायद था उसके अंदर एक। और एक थर्ड ईयर में आते-आते हमने फिर कुछ अकाउंट्स का कुछ एक चैप्टर पढ़ा था, मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, सर को अच्छे से याद होगा। बट लकीली तीनों ही सालों में अकाउंट्स में मेरे नंबर ठीक-ठाक आ गए थे और मैं एक ही राउंड में पास हो गया था। और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सर का, और आज भी बहुत थैंकफुल हूँ सर का, इन्होंने सर के अपने बिज़ी शेड्यूल में से जो टाइम दिया है पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए, बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सर से मेरे को और सीखने को मिलेगा इसी बातचीत के अंदर, मुझे भी और आप लोगों को भी। तो ये तो था सर का इंट्रोडक्शन मेरे साथ, या मेरा इंट्रोडक्शन सर के साथ। अब हम बात करना चाह रहे हैं सर से, बिल्कुल सर की शुरुआत से लेकर, जैसे कि हम बात करते हैं एबीसी, शुरुआत वहीं से होती है। सर, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, अर्ली ऑफ योर बर्थ, स्कूलिंग, वो वाले चैप्टर से। देखो, बर्थ तो दिल्ली का ही है। अच्छा, दिल्ली से वाला प्रॉपर दिल्ली। हाँ, ठीक है सर। बर्थ तो है वो दिल्ली का ही है। और स्कूलिंग मेरी कुलाची हंसराज स्कूल अशोक विहार अरे से हुई। वाह! केएचएमएस। हाँ, पर क्या है कि बचपन में थोड़ा हेल्थ इशू बहुत रहते थे। ठीक है सर। तो स्कूल जब मैं जाता था तो जब वो डीजल बसेस होती थी ना, ठीक है, उनकी स्मेल मेरे को बर्दाश्त नहीं थी। बर्दाश्त नहीं होती थी। ठीक है तो सर। बहुत मेरे को इश्यू होते थे। तो शुरुआत में तो खैर बहुत तकलीफ रही। फिर 10th क्लास तक आते-आते जब थोड़ा-सा बॉडी मैच्योर हेल्थ हुई। थोड़ा-सा हम लोग बड़े हुए, थोड़ी हेल्थ भी अच्छी हुई, तो उसके बाद चीज़ें थोड़ी-सी ठीक स्मूथ हो होना गई। शुरू हुई। ठीक सर। क्योंकि उससे पहले तो सारा प्रॉब्लम रहता था। तो 10th क्लास के बाद से मेरे को अपनी लाइफ की मेमोरीज़ ज़्यादा याद याद है। है ठीक है सर। कि हमने खूब क्रिकेट खेला। अच्छा। बहुत अच्छे दिन होते थे, खूब दूर-दूर तक क्रिकेट खेला। 1-2 साल खूब हमने अपनी पढ़ाई के साथ-साथ हाँ सर। खूब एन्जॉय किया। 11th-12th तक। तब मुखर्जी नगर में हम लोग रहते थे। अच्छा, आप भी मुखर्जी नगर रहते थे सर? ये तो मुझे हाँ, पता ही नहीं था। हम मुखर्जी नगर में ही रहते थे और वहाँ पर मतलब शायद ही कोई होगा 2 सालों में मुखर्जी जी, नगर में, जी सर। क्योंकि पॉपुलेशन उस समय कम रहती थी। कम थी सर। बिल्कुल, लोग ही रहते थे। आईएएस की कोचिंग तब स्टार्ट हो रही थी और ठीक है। ज़्यादातर बिहार से स्टूडेंट आते थे। जी सर। तो वो अभी हम किस साल की बात कर रहे हैं सर ये ये? हम बात कर रहे हैं 92 से लेकर के 94 की। 92 से लेकर 94 तक की, तब मैं शायद 2 या 4 साल का रहा तब हूँ। मुखर्जी नगर में हल्का-हल्का आईएएस के कोचिंग का ट्रेंड होता हुँ, था। हुँ, हुँ। तो वो 2 साल वहाँ बिताए, 12th क्लास कंप्लीट की। आपने मैथ्स लिया था सर? कॉमर्स विद मैथ्स या? हाँ, हमारे टाइम में तो इतनी कोई प्रॉब्लम होती नहीं थी। स्कूल वाले ऑप्शन दे देते थे, मैथ्स पढ़ना है, नहीं नहीं पढ़ना है, पढ़ना तो है, हमें तो पढ़ना था। पढ़ना था। राइट। तो हमने कॉमर्स विद मैथ्स किया। और उसके बाद जब 12th क्लास कंप्लीट हो गई 94 में। 94 में, तब सोचा अब क्या करना है। फिर हमने सीए की कोचिंग स्टार्ट की। ओके। और तब बहुत ज़्यादा पता भी नहीं था सीए कोर्स के बारे में। जी हाँ, सर। लेकिन जब मैं कहीं भी जाता था, कोई मेरे से पूछता था आप क्या कर रहे हो, और मैं बोलता था मैं सीए कर रहा हूँ, सीए की तैयारी कर रहा तो हूँ। वो मुझे आज तक याद है। वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखता था कि ये बच्चा कितना पढ़ने वाला है कि ये सीए कर रहा है। सही बात है सर। उस टाइम पे तो बहुत ड्रीम हुआ करती थी सीए की तैयारी करना, या ऐसे बड़ी किसी भी कोर्स की तैयारी करना। धीरे धीरे, उस समय इतनी कोचिंग नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब सीए में और भी कोचिंग आई, बहुत हुँ, बढ़िया बढ़िया टीचर से पढ़ने का मौका मिला, हुँ। प्रैक्टिस की, ट्रेनिंग की, कंपनीज में एक्सपोजर मिला ट्रेनिंग के दौरान। इंटर्नशिप जिसे बोलते थे। इंटर्नशिप बोलते हैं। तो वो पीरियड बहुत ही वो बढ़िया हम पीरियड रहा। 94 से लेकर 97, 96 तक हाँ, चला वो। 94 से लेकर के 94 नहीं, बेसिकली पहले सीए फाउंडेशन करना पड़ता था, तो एक आधा साल सीए फाउंडेशन में निकल गया। हुँ। 95 से लेकर 98। मीनवाइल आपकी ग्रेजुएशन भी पूरी हो गई। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से? उसी समय हमारी सत्यवती कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन यही की, अशोक विहार। अशोक विहार से।
ठीक है सर। सो जैसे कि अभी सर की बातचीत आपने देखी, तो अभी हम लोग सीए को टच कर चुके हैं। बट सर आप अकाउंट्स के फैकल्टी तक का जो रूट है वो आपका, जहाँ पे आपने टीचिंग शुरू करी और अभी आपका ग्रेजुएशन हुआ था, वहाँ तक का जो जर्नी है, उस बारे में कुछ बताइए? ऐसा था अंकित, मैंने बताया कि 92-94 में हमारे मुखर्जी नगर एरिया में हुँ। आईएएस की कोचिंग स्टार्ट हो गई जी, थी। बिल्कुल सर। तो ज्यादातर यहाँ पर जो है ना बिहार साइड से स्टूडेंट्स आते थे, जी सर, जो आईएएस के एस्पिरेंट्स होते थे। बिल्कुल सर। तो हमें भी उस समय इतना ग्रुप कोचिंग का सिस्टम नहीं था, तो हमें जो भी आसपास कोचिंग मिल जाती थी या ट्यूटर मिल जाता था, हम लोग पढ़ लेते थे। ठीक है सर। तो हमने भी कुछ आसपास के लोगों से पूछा, तो हमें एक ट्यूटर मिले। वो ट्यूटर हमें पढ़ाने आते थे, पर वो आईएएस एस्पिरेंट से अपना खर्चा निकाल रहे थे। उन्होंने कभी मुझे बताया ही नहीं कि मैं कॉमर्स का विद्यार्थी ही नहीं हूँ, जो सर थे हमारे। जो हमारे सर थे। अब वो पता नहीं कैसे पढ़ के आते थे और कैसे मुझे पढ़ाते पढ़ाते थे, थे। तो मुझे समझ में आता नहीं था। ठीक है सर। और मैं यही कहता था कि शायद मैं ही पढ़ने में कमजोर हूँ, कमज़ोर मुझको है। समझ में नहीं आता। राइट। ये सिलसिला चला, काफी समय तक चला। और उसके बाद फिर जब 12th क्लास में वो किसी रीजन से घर पर गए, हुँ। तो मैंने अपने पड़ोस में एक हमारे भैया होते थे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की। मैं कहा भैया मेरे को तो अकाउंट समझ में आती नहीं, ठीक है आप सर। पढ़ा दो। तो उन्होंने मुझे 2 महीने एग्जाम से पहले पढ़ाया, जी सर। और फिर मेरे बोर्ड में लकीली एक रीजनेबल अच्छे मार्क्स आ गए। जी सर। तो होता यही है, हमने भी बहुत बच्चों को पढ़ाया है कि बच्चे के जिस सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, वो उसी को अपना फेवरेट सब्जेक्ट मान लेता है। हाँ सर, ये तो कॉमन ट्रेंड है तो। और मेरे लिए इसलिए अच्छा हो गया कि भाई मैं तो जिनसे पढ़ रहा था, उन्हें तो अकाउंट्स आती ही नहीं थी, पता नहीं कैसे रट के पढ़ाते थे। तो जब मुझे अकाउंट्स में अच्छा रिजल्ट मिला, जी सर। तो मेरा उसमें इंटरेस्ट बढ़ गया और मुझे उसके लॉजिक्स भी समझ में आ गए। ठीक है सर। अब फिर हमने सीए का कोर्स ज्वाइन किया। हुँ। तो जब सीए का कोर्स ज्वाइन किया, तो मुझे एक मेरा फ्रेंड मिला जो कि साइंस साइड से इंजीनियरिंग से आया था, ठीक है सर। जो सीए कर रहे हैं। जो उस समय मेरे साथ सीए फाउंडेशन में पढ़ता था। ओके। तो उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि गगन मैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, हुँ। तो तू मेरी हेल्प करना। तो मैंने उसको पढ़ाया। ठीक है। तो मैं उसको पढ़ाता था, उससे मेरे कंसेप्ट और अच्छे होते थे। राइट। और मुझे भी पड़ोस में 1-2 बच्चों ने बोला कि भैया हमें पढ़ा दो। ट्यूशन दे दो। तो मैंने कहा चलो सीए कर रहे हैं, इनको पढ़ा दूंगा, तो मेरे राइट। कंसेप्ट अच्छे हो जाएंगे। और बेटर हो जाएँगे। तो मुझे याद है कि वो जो स्टूडेंट था, वो 12th क्लास में 97 मार्क्स लाया। अरे वाह! और मेरा दोस्त जो था वो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का था, वो भी पास हो गया। अरे वाह! तो सभी लोगों ने बोला यार गगन तुम्हारा अकाउंट्स पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। राइट सर। वो तो सर हमें भी याद है। तो वहीं से बस इंटरेस्ट बन गया, और मैंने कहा चलो तो थोड़ा सा टीचिंग करते हैं, राइट। और टीचिंग करता चला गया। उसके बाद धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ती गई। ऑलराइट, तो आपने बिल्कुल 100% टीचिंग की तरफ सर कदम कब रखा? कौन से साल में रखा था? मैं जब सीए करने जाता था ना, तो उस समय बहुत ज्यादा सैलरीज नहीं होती थी। ठीक है। और कोई भी सीए स्टूडेंट जब पढ़ने जाता है, तो वो देखता है एक बड़ी सी क्लासरूम है, इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर कितना अर्न कर रहा है, ऑडिटोरियम में क्लास और हो रही उसकी है। रिस्पेक्ट कितनी अच्छी है। करेक्ट सर। तो उससे बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, मैं भी हुआ। तो मुझे भी लगा कि यार जॉब करने से अच्छा है टीचिंग की जाए। ठीक है। एक समस्या और भी थी, हम अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में और सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में जाते थे, तो उस समय ऑनलाइन नहीं था। बिल्कुल सर। तो उस समय प्रॉब्लम ये थी कि जो सरकारी विभाग का काम करने का तरीका होता है, बहुत पैथेटिक होता है उस टाइम पे। उस समय भी। ठीक है। बिना पैसे दिए, बिना रिश्वत दिए काम नहीं होते थे। सेल्स टैक्स ऑफिस में जब हम जाते थे, तो सेल्स टैक्स ऑफिसर ये बोलता था कि मैं तो राशन डिपार्टमेंट से ट्रांसफर हुआ, मुझे कुछ नहीं आता, इतना पता है कि इतने पैसे दे जाओ तो काम हो जाएगा, ऑर्डर शीट पड़ी है, भर लाना, मैं साइन कर दूंगा। स्ट्रेंज।
तो वो उस वर्किंग में ना बहुत अजीब लगता था इन्वायरमेंट में वो देखते हाँ हुए। कि यार ये पैसे दे के काम होता है, पढ़ाने जाते थे तो रिस्पेक्ट मिलती थी, अच्छा लगता था। राइट, तो फिर टीचिंग में ज्यादा इंटरेस्ट आ गया और टीचिंग में हम लोग आपने ज्यादा कदम रख इन्वॉल्व लिया। हो गए। ऑलराइट, तो लगभग सर मिलेनियम ईयर जब हम बोलते हैं 2000 के हाँ आसपास से आपने टीचिंग में बिल्कुल फुल फ्लेजिंग बिल्कुल। टीचर में शुरू कर दी। जब लोग बहुत कह रहे थे कि अब 2000 आ रहा है, कंप्यूटर के अंदर डेट्स की प्रॉब्लम होगी, सारे कंप्यूटर काम करना बंद कर देंगे, तो ये वही वाला वही पीरियड वाला था। फेस था सर, मेरे ख्याल से मैं उस टाइम पे 10 साल का रहा हूँगा, शायद 10-11 साल का। सो सर अभी हम लोग जो आप बात कर रहे हैं तो उसके अंदर आपकी कोई, जैसे आपने बताया कि 10 तक की आपके बहुत मेमोरी फेड अवे हो गई है, 2 साल तक आपने स्कूलिंग करा एंड देन सत्यवती कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया एंड सीए की तैयारी करी। इस दौरान आपने कुछ बच्चों को पढ़ाया भी, थोड़ा गाइड भी किया और उनके गुड पॉजिटिव नंबर्स आए, तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन तो आपको तभी से आना शुरू हो गया होगा कि हाँ मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कुछ कर पा रहे हैं जीवन में। हाँ बिल्कुल, अच्छा लगता था। बच्चे 12th क्लास करते थे, फिर मैंने बहुत सारे बच्चों को बताया कि आप सीए करो। ठीक है सर। तब हम संत नगर में भी पढ़ाते थे और मुझे याद है तब वो गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट वहाँ पर ज़्यादा होता था। तो जब मैंने उनको बताया तो वो बहुत लेबोरियस थे। उन्होंने काफ़ी मेरी गाइडेंस से आगे पढ़ाई भी की और आज उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट आज चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। अरे वाह सर, आपके टच जैसे में है? हाँ गाइड बिल्कुल करते हैं टच आपको? में है, जैसे तू टच में है ऐसे वो भी टच में है। ठीक है सर। और कभी कभार प्रैक्टिस के दौरान जब उन्हें कुछ पूछना होता फंस है जाते हैं। तो फोन करते अरे हैं, वाह सर, पूछते अरे वाह! हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है सर, क्योंकि अभी तक मुझे भी शायद मेरी आपसे ऑफ़न बात तो हो जाती थी कभी ना कभी किसी न किसी के काम को लेकर, बट मैंने आपको पूछा सर पॉडकास्ट चाहिए, तो सर ने बोला आ जा, और सर शनिवार को 3 बजे आ जा। सर हम लोग आपसे मिले थे हडसन लेन्स में, हाँ किंग्सवे कैंप के पास हडसन लेन वाली पूरी लेन है, वहाँ पे भयंकर कोचिंग की कोचिंग है, भयंकर कोचिंग की कोचिंग थी 2007-8 के अंदर। सर उस टाइम पे एक जो कॉम्पिटिशन शायद आ गया था, वो सीपीटी का लहर भी आ गया था, जब सीए की सीपीटी अनाउंस हो गई थी और उन्होंने कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट था शायद उसका नाम, एंट्रेंस एग्जाम बोलने सर उसको, इंटर को हटा के शायद फाउंडेशन को हटाकर उन्होंने सीपीटी लाए थे। अब पहले सीए फाउंडेशन होता था, फिर उन्होंने उसका नाम कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट सीपीटी किया सीपीटी कर दिया, और अभी करंटली फिर से वो सीए फाउंडेशन हो गया वापस हो गया। वापस फाउंडेशन। ठीक है। सो उस समय सर 2007-8 के अंदर हम लोग काफ़ी बड़ी-बड़ी कोचिंगों नाम आप सुना करते थे कि शायद राठौर करके कोई कोचिंग हुआ करती थी। उनके लक्ष्मी नगर में बहुत बड़े-बड़े ऑडिटोरियम से क्लासेस हुआ करती थी। कुछ बहुत सारे नाम, मुझे नाम भी ध्यान नहीं आ रहे हैं। हमने सर आपकी कोचिंग को ऑप्ट किया था। उस टाइम पे सर एक कलेक्टिव कोचिंग को बनाने का, क्योंकि आप केवल अकाउंट्स करा रहे थे, वहाँ पे इको के भी सर थे, वहाँ पे अलग सर स्टैट्स के भी अलग सर हुआ करते थे, शायद अलग लॉ के भी अलग फैकल्टी हुआ करते थे। तो कलेक्टिव फैकल्टीज को लेकर चलने वाला जो प्रोसेस होता है उसको आपने कैसे क्लिक किया अंकित सर? ऐसा होता है, हर बिजनेस का एक साइकिल होता है। ठीक सर। मैंने बताया कि 92-94 में यहाँ पर आईएएस की कोचिंग स्टार्ट हो रही थी, तो मुखर्जी नगर धीरे धीरे आईएएस कोचिंग और एंट्रेंस कोचिंग के लिए हब बन गया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, राइट। जब हम लोग सीए कर रहे थे ड्यूरिंग 95 to 2000, उस समय जो लक्ष्मी नगर था वो सीए कोचिंग का हब बन गया। राइट। अब क्या हुआ 2000 के बाद जब हमने कोचिंग को एज अ प्रोफेशन ऑप्ट किया तो हमारा एक फ्रेंड सर्कल बना और हमारे पास उस समय स्कूल कोचिंग में हम लोग ज्यादा इन्वॉल्व थे। ठीक है सर। उसी टाइम में 2000 के आसपास कॉलेज कोचिंग भी इमर्ज हो रही थी। ठीक है सर। तो लक्ष्मी नगर में सीए कोचिंग बन रही थी और हडसन लेन जो यूनिवर्सिटी एरिया है यहाँ पर कॉलेज कोचिंग डेवलप हो रही थी। तो कॉलेज कोचिंग को बेसिकली राठौड़ इंस्टीट्यूट, पीएस राठौड़ सर थे, उन्होंने ही इस मार्केट को डेवलप किया। ठीक है सर। काफी सारे टीचर्स को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। फिर जो हमारे पास स्टूडेंट पढ़ने आते थे तुम्हारे जैसे 12th क्लास के बाद जब वो कॉलेज जाते थे, राइट सर, तो उन्होंने थोड़ा कहा कि सर अब आप लोग वहां पर आइए। तो हमने भी कहा कि चलो अच्छा लगता है। जी सर। कि लाइफ में ना कंटिन्यूअसली आगे बढ़ना चाहिए। करेक्ट सर। हम लोगों ने एक मीटिंग की कि हम लोग एक नई जगह पर जा रहे हैं, हमें कोई जानता नहीं है, वहां पर एक एस्टेब्लिश्ड नेम है। राइट सर। तो नेम के आगे आप कुछ कर पाओ ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। राइट सर।
पर हमें हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस था, हम्म। तो हम लोग आगे गए, धीरे धीरे स्टूडेंट्स मिले, उनके साथ ही फिर हमें और स्टूडेंट मिले, हम्म। तो फिर हम लोगों ने वहां पर कोचिंग एस्टेब्लिश की और धीरे धीरे, हमारा बैच मिला आपको। हाँ, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए। और क्या कहें कि राठौड़ इंस्टीट्यूट शायद बैड टाइम से गुजरा, या उनके साथ कुछ प्लस माइनस हुआ होगा। प्लस माइनस हुआ होगा, राइट सर। कि वहां वो डिक्रीज हो गए और हम लोग इंक्रीज हो गए। राइट सर, लेकिन कॉलेज के अंदर मेरा मतलब जैसे मेरा मानना ये है कि हम लोग स्कूल की जो कोचिंग्स होती हैं, बच्चा स्कूल जाता है 5-6 घंटे स्कूल में बिताने के बाद 2-2.5 घंटे घर आने के बाद फिर होम ट्यूशंस के लिए जाता है या ट्यूशंस के लिए ऑप्ट करता है। सिमिलरली हम जब बात करते हैं कोई बहुत हेवी एग्जाम के, जैसे यूपीएससी एग्जाम हो गए, एसई एग्जाम हो गए, तो उनके लिए हम कोचिंग का रेलेवेंस मान सकते हैं। बट सर कॉलेज एग्जाम्स के लिए कोचिंग का रेलेवेंस क्यों, मतलब क्यों रिक्वायरमेंट पड़ सकती है? एक बड़ा मिसकंसेप्शन है, बच्चा 12th क्लास तक बहुत पढ़ाई करता है, बहुत सीरियस रहता है, ठीक है सर। पर उसको असली नॉलेज मिलती है 12th क्लास के बाद, और ठीक है। वहां पर वो कॉलेज लाइफ को ज्यादा एंजॉय करने में स्पेंड करता है। ठीक है। जबकि वो पीरियड होता है कि जब वो मैच्योर हो रहा है, वो ग्रो हो रहा है, उसको बहुत बढ़िया ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिल रहा है जो आगे उसकी लाइफ में बहुत काम आएगा। राइट। पर वहीं पर वो जो है ना वीक पड़ जाता है। ऑलराइट। आज जो भी बच्चा कॉलेज पढ़ता है, उसका फोकस मतलब एंजॉयमेंट में ज्यादा है। बेसिकली अब वाली जनरेशन या हमारी वाली जनरेशन भी सर? भाई जनरेशन तो हमेशा चंचल होती है कॉलेज की। ठीक है सर। पहले थोड़ी कम चंचल थी, अब आज थोड़ी ज्यादा चंचल है, चंचलता बढ़ती जाती है बस। बढ़ गई है। ठीक है सर। तो जैसे कि अब जैसे तुम लोगों ने भी पढ़ा, जी सर। हम स्टूडेंट्स को कई बार बोलते थे कि आपके सब्जेक्ट्स में फाइनेंस है, स्टैटिस्टिक्स है, इसको ध्यान से पढ़ो, ये काम आएगा। राइट। पर उस समय बच्चा समझता नहीं था। उस समय सिर्फ 27 आज बच्चा फोन करता है कि सर मैं थोड़ा सा शेयर मार्केट सीखना चाहता हूँ, मुझे डेरिवेटिव बता दो, मुझे स्ट्रेटेजी समझा दो, ओह माय गॉड, मुझे टेक्निकल चार्ट्स कैसे करने हैं वो बता दो। स्ट्रेंज, मतलब अभी तक वो चीजें काम में आती हैं लोगों की लाइफ में, एवरीडे लाइफ में। मैंने कहा हर बिजनेस का ना एक साइकिल होता है। अब शेयर मार्केट धीरे 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 ग्रो कर गई। आज आप कुछ भी अर्न करोगे, सेव करोगे, तो अर्निंग एक तरफ हो गई। राइट सर। उस सेविंग को ग्रो कराना है। अच्छा हाँ, जो है ऑलरेडी अर्न जो किया हुआ है, आप सेव करे उसको आपको ग्रो कराना है। करेक्ट। अब एक व्यक्ति सोचता है कि मैं इसको ग्रो कराने के लिए स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में कहाँ डालूं, तो हमें SIP का वो बता देता है कि आप म्यूचुअल फंड में डाल दो। ठीक है, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी रिटर्न कोई बहुत ज्यादा नहीं आती। अच्छा। ये होगा कि बहुत अच्छा होगा, 15% रिटर्न दे देंगे। ठीक है। लेकिन जब हम देखते हैं कि शेयर मार्केट ओवरऑल कितना ग्रो कर रही है, गोल्ड मार्केट इतना ग्रो कर रही है, तो स्टूडेंट के भी मन में आता है कि भाई मैं इनके ऊपर डिपेंडेंट क्यों रहूं। करेक्ट। अगर मुझे थोड़ी बहुत समझ में आ जाए तो मैं खुद ही अपने फंड्स को यूज करके मैनेज कर ग्रो कर लो। पर लाइफ में कभी वापस जाना पॉसिबल नहीं होता। अब वो जॉब भी कर रहा है, राइट, अब उसको चीजें सीखनी भी हैं, करेक्ट, तो सीखने की एज अब जा चुकी है तो प्रॉब्लम होती है। फिर उनको याद आती है गगन सर कि मुझे ऑनेस्ट एडवाइस कहाँ से मिलेगी। करेक्ट सर। तो फिर वो हमें फोन करते हैं, हम अपनी तरफ से उनको गाइडेंस जो है वो दे देते हैं। ठीक सर। सर आपने चंचलता की बात करी, मुझे जहाँ तक ध्यान है सर, हम आपके साथ ही हम लोगों ने पुलिस ग्राउंड में शायद क्रिकेट भी खेला है। हमने अपनी गली के जो कोचिंग के बाहर की जो रोड हुआ करती थी उसमें परली तरफ जाके, मतलब अदर साइड जाकर वहाँ पे क्रिकेट भी खेला है। तो हमने खूब मौज मस्ती करी है। हम ऑल्दो SOL के स्टूडेंट्स हैं, मैं, ऋषभ, विकास एंड काफ़ी सारे, बहुत ही कुछ फ्रेंड्स हमारे जो कॉलेज से आते थे, बाकी हम लोग वही कॉरेस्पॉन्डेंस वाले बच्चे थे। बट आपने कभी भी हमको वो मौका नहीं दिया कि हाँ तुम कॉरेस्पॉन्डेंस वाले हो, तुम्हें एंजॉयमेंट नहीं मिलना चाहिए। आपने हमें पूरी चंचलता दी है सर। लाइफ में एजुकेशन और एंजॉयमेंट दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। थैंक यू सर। ये हर जगह होता है। राइट सर। अदरवाइज क्या होगी, लाइफ बर्डनसम हो जाएगी। राइट। अगर सारा दिन बच्चे को बोलो तूने पढ़ना है, तूने पढ़ना है, तूने पढ़ना है, तो हमारे माइंड की एक कैपेसिटी है, थोड़ी देर बाद वो थक जाएगा। राइट। फिर हम खुश होंगे
तो हमारी एनर्जी वापस आ जाएगी, बूस्टअप हो जाएगी, चार्ज अप हो बिल्कुल जाएगी। तो अब क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां पर 10-20 लोग मिलके खेल सकते हैं। सही बात है सर, अभी भी हम लोग खेलते हैं, हमें मौका लगता है तो हम बॉक्स क्रिकेट खेलने जाते और हैं। वही जो खेल हम लोग सड़क पे खेलते थे, आज वही आईपीएल है। वही आईपीएल है सर। पहले हम 12 ओवर का 16 ओवर का मैच खेलते थे, कितना क्लास में टाइम बच रहा है, यही खेल लो। होता था। हाँ, 12-16 करेक्ट ओवर का करेक्ट मैच खेला जाता था। करेक्ट एक सर, बॉलर को कहते थे तुम्हें 3-4 ओवर फेंकने हैं, सही बात है सर। और वही अब आईपीएल का फॉर्मेट हो वही गया। आईपीएल का फॉर्मेट हो गया। और आज ये प्रमाण है कि उस समय भी वो एंजॉइंग था, आज करेक्ट, भी वो आज एंजॉइंग है। पता हम खेलते थे, अब हम देख पाते हैं सर, बस ये फर्क आ जाता है। बिल्कुल खेलना चाहिए, राइट सर। खेलने से फिटनेस रहती है, एनर्जी रहती है, और जब हम हैप्पी होते हैं ना तो किसी भी चीज को करने में हमारा मन लगता है। लगता है सर। अब अगर मैं एक ऐसा एनवायरनमेंट बना के रखूं कि बच्चा डरेगा, आने से भी डरेगा। आने से डरेगा, तो आएगा नहीं, पढ़ेगा क्या? करेक्ट सर। बच्चे को भी लगता था हाँ हम जाएंगे, फिर सर के साथ में थोड़ा सा खेलना भी होगा। हाँ सर, डांटते भी थे आप, क्लास से बाहर भी निकालते थे, मुझे ध्यान है कि लोग क्लास से बाहर निकल, मुझे नहीं निकाला है वैसे। आई वाज नॉट अ बैड स्टूडेंट दैट टाइम्स, बट हाँ मुझे ध्यान है, थोड़ी बहुत कंपटीशन चलती थी हमारी क्लास में, सर ने कुछ क्वेश्चन मुझे कौन जवाब देगा, तो मेरे और विकास में बड़ी कंपटीशन चलती थी। सर हम लोग बात कर रहे थे अभी कॉलेज स्टडीज को लेकर, क्योंकि वहाँ पे अभी आपने बताया कि बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है, लेकिन वो उसको चंचलता के अंदर बाईपास कर देते हैं, बिल्कुल। फिर कोशिश करते हैं कि कोचिंग्स में आके अपना कवर अप कर लें स्टडीज को, क्योंकि उन्हें एनी हाउ पता है कि वो भी रेलेवेंट है। बहुत रेलिवेंट है सर लेकिन अपर एग्जामिनेशन के लिए, हायर एग्जामिनेशन के लिए, जैसे आपने बताया कि आज पढ़ाई जो करोगे वो आगे काम आएगी, सिर्फ अकाउंटेंसी की अगर मैं बात करूं जिसमें आपका सुप्रीम चल रहा है, आपने बहुत बच्चों को गाइड किया अकाउंट्स के अंदर, अकाउंट्स को हम लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं सर, एक एग्जाम क्लियर करने के बाद, 27-28 नंबर लाने के बाद? हम जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना वो कॉमर्स है। ठीक है। कॉमर्स का एक पार्ट अकाउंट्स है। ठीक है। मुझे आज, मतलब जब तुम स्टूडेंट थे तो मैं ज्यादातर अकाउंट्स ही पढ़ाता था, ठीक सर। और मुझे स्टूडेंट्स अकाउंट्स के तौर पर ही जानते थे। ठीक है सर। बट तुम्हारे जाने के बाद मैंने और भी नए सब्जेक्ट्स पढ़ाए, ओके। मेरी खुद की विजन खुली ठीक है सर। कि आई एम अ कॉमर्स टीचर, आई एम नॉट एन अकाउंटेंसी टीचर। ऑलराइट। तो उसके बाद मैंने टैक्सेशन का पेपर पढ़ाया। जो अलग से एक एग्जाम होता है शायद। बिल्कुल, इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स का पेपर होता है। जब इनकम टैक्स का पेपर पढ़ाया तो मेरी पॉपुलैरिटी मैनी फोल्ड्स इंक्रीज हुई। ओके। मुझे ज्यादातर लोग आज भी टैक्सेशन में ज्यादा लाइक करते हैं रेदर देन अकाउंटेंसी। ऑलराइट। उसका रीजन ये है कि अकाउंटेंसी की लोग इंपॉर्टेंस उस तरीके की नहीं है जो टैक्सेशन की है। इन डे टू डे लाइफ आज जो भी कोई व्यक्ति कमाता है उसको यही होता है कि यार इस पे सरकार मेरे से टैक्स लेगी, मेरे से कहीं कोई लॉ टैक्स का ऐसा ना हो जाए, ब्रेक हो जाए, पेनल्टी लग जाए, या मैं अपना टैक्स सेव कर पाऊं। तो हम सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो पहले हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि अकाउंटेंसी हमें कहाँ यूज आता है। अकाउंटेंसी आपको आपके पैसे को कंट्रोल करना सिखाता है। ठीक है सर। अब आपके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन आप उनको कंट्रोल ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपने प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं कर रखी। आपका पैसा है कहाँ, वो अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है नहीं हो रहा है, सेफ है या नहीं है, ये सब बातें कौन बताएगा? अकाउंटेंसी बताएगा। ऑलराइट। तो अकाउंटेंसी बेसिकली दो तरह की है। ठीक है। एक अकाउंटेंसी जो अकाउंटेंट कर रहा होता है, एंट्री कर रहा है। एक इंटेलिजेंट अकाउंटिंग है जिसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं, कि आपने जो अकाउंटिंग कर ली उसकी रिपोर्ट्स को आप स्टडी करो। ठीक है। और आज जो भी बच्चा बोलता है ना, जब वो थोड़ा और मैच्योर हो जाता है तो हमसे पूछता है कि सर मैंने स्टैटिस्टिकल चार्ट सीख लिए, लेकिन मेरे फंडामेंटल्स तो कमजोर हैं। कमजोर है, राइट। तो मुझे बैलेंस शीट पढ़ना, कैश फ्लो पढ़ना, ये सिखाओ कि मैं जान पाऊं कि ये कंपनी आने वाले समय में कैसे काम करेगी। तो अकाउंटेंसी की इंपॉर्टेंस है। हमें अकाउंटेंसी इसलिए नहीं सीखनी कि मुझे अकाउंटेंट बनना है, हमें अकाउंटेंसी इसलिए सीखनी है कि जब आप किसी कंपनी के डायरेक्टर बनेंगे, आप किसी कंपनी के मैनेजर बनेंगे, तो आप उनकी पुरानी रिपोर्ट्स को पढ़ के एनालाइज कर पाएंगे कि कंपनी ग्रो कर रही है, किस तरफ जा रही है। इसलिए अकाउंटेंसी का रोल बहुत है। एंड सर जैसे अभी आप टैक्सेशन की बात कर रहे हैं, टैक्सेशन का जो आपने बताया कि पूरी लाइफ में कितना टैक्सेशन का, कहाँ टैक्स की कैसे कैसे जरूरत पड़ने वाली है, वो सब हमें टैक्सेशन में पता लगने वाला है। अब कई साल तो मैंने अकाउंटेंसी ही पढ़ाया, फिर
हमें भी कई बार लाइफ में होता है कि हम भी ग्रो करते हैं, हमें भी विजन आती है, तो एक समय पर विजन आई कि लाइफ तो डल है, आप अकाउंटेंसी पढ़ा रहे हो, पढ़ाते हुए 10-15 साल हो गए, तो क्या नया किया। आज मैं किसी बिजनेसमैन के साथ बैठूंगा तो मेरे से अकाउंटेंसी डिस्कस नहीं करेगा, राइट। लेकिन जैसे ही उसको पता लगता है अच्छा सर आप टैक्सेशन जानते हो, तो वो कोई ना कोई डिस्कशन कर करेगा। लेगा, करेक्ट। तो ये हमें रियलाइज हुआ, मतलब तुम लोगों के जाने के बाद मैं कहूँ तो 2010 के आसपास, हम लोग का बैच हुई था 2010-11 को खत्म हुआ था। 2010 के आसपास मुझको रियलाइज हुआ। राइट। और लाइफ में अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो तो टीचर ढूंढना चाहिए। हाँ। तो 2010 में मैंने अपने लिए टैक्स का टीचर ढूंढा। ठीक है सर। मैं लक्ष्मी नगर जाता था और वहां पर एक टैक्सेशन के टीचर थे, राजेश शर्मा सर। ठीक है। राजेश शर्मा टैक्स क्लासेस। तो आपने कोचिंग ली? मैंने उनसे कोचिंग ली। मतलब सर आपने इतने बच्चों को पढ़ाने के बाद खुद कोचिंग ली? हाँ, मैंने इतना पढ़ाने के बाद मैं उनके पास पढ़ने के लिए गया। तो लकीली बात हुई तो उन्होंने मेरे से पूछा भी सही। तो मैंने बताया कि सर मैं टीचर हूँ, वहां पढ़ाता हूँ। ठीक है। और अब मैं बच्चों को टैक्स पढ़ाना चाहता हूँ। उस समय अंकित 5000 फी होती थी, तो मैंने उनको फी दी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने मुझे रिटर्न कर दी। बोले तू मेरा स्टूडेंट नहीं है, तू मेरा दोस्त है। अच्छा। तू मेरा छोटा भाई है। तो उनके साथ मतलब मैंने जो टैक्सेशन पढ़ा और उन्होंने जो मुझे नॉलेज दी। जी सर, राजेश सर ने। राजेश शर्मा सर, उनकी राजेश शर्मा टैक्स क्लासेस थी, RSTC। ठीक है। मतलब मैंने अपनी लाइफ में ऐसा मतलब स्प्लेंडेड टीचर नहीं देखा। उनके पास मतलब समय लेते थे किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने में, कोई हड़बड़ी नहीं। राइट। लेकिन एक्सप्लेन करते थे तो उनकी एक एक बात मुझे याद रहती थी। अरे वाह। और जो मैंने उनसे पढ़ा वही आकर के देखो, हम टीचर से पढ़ के ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनसे ज्यादा आगे पढ़ा लेंगे। पर उनसे अगर उन्होंने अगर 100% अपना दिया तो मैं शायद ग्रैब कर पाया हूँ 70% 80%। करेक्ट। और जब मैं बोलूंगा तो उसमें भी कुछ कम हो जाए, बट उतना ही लोगों को इतना अच्छा लगा कि लोगों ने मेरे को, स्टूडेंट्स ने एज अ टैक्सेशन ही ज्यादा एक्सेप्ट किया। ऑलराइट सर, जब भी हम बात करते हैं टीचर्स की या फैकल्टी मेंबर्स की या प्रोफेसर्स की, तो वो लोग हमेशा एक अपनी बुक राइटिंग में चले जाते हैं या फिर बुक लिखने में चले जाते हैं या फिर PhD वगैरह करते हैं। आपने सर ट्राई किया है या आपने नहीं किया है सब डॉक्टर बनने का ख्याल? देखो, हमने ईयर 2000 में एक बुक लिखी थी अकाउंटेंसी की। ठीक है। बुक क्या लिखी थी? बुक लिखना तो बहुत टीडियस सा काम होता है, बहुत टाइम लगाता है। हम जब पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट को तो बहुत मोटी मोटी बुक्स है, यार देखोगे बहुत मोटी मोटी बुक्स हैं। मन में एक बात आती है कि स्टूडेंट कहता है कि सर एग्जाम टाइम में, अब कल मेरा एग्जाम है, 1-2 दिन की मेरे पास छुट्टी है, तो इतने शॉर्ट टाइम में अब मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो आपको बहुत कुछ पढ़ना है। करेक्ट सर। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाते हो तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। करेक्ट सर। तो मुझे एक फील आई कि मोटी मोटी बुक्स तो बहुत सारी हैं, राइट, पर एग्जामिनेशन पर्पस को सर्व करने की बुक्स बहुत ही कम है। अब क्या होता है, तो उसके लिए स्टूडेंट अपने अपने इंस्टीट्यूट के टीचर के नोट्स पढ़ता है। अच्छे होते हैं लेकिन वो बेटर हो सकते हैं। तो हमने 1-2 पब्लिशर्स को समझाने की कोशिश की कि उसी पैटर्न पर आप कुछ बुक्स बनाइए। और मार्केट में उस समय भी एक बुक आती थी टुगेदर, इस तरह की। ठीक है। और लकीली वो भी हमारे मुखर्जी नगर कहीं कहीं का पब्लिकेशन भी है। टुगेदर में 2 होता था ना। हाँ। टुगेदर होता था वो, टुगेदर विद करके बुक्स आती हैं। तो पब्लिशर्स ने मुझे कहा कि ये जो टेक्स्ट बुक का सेक्शन है अकाउंटेंसी का, वो TS ग्रेवाल और PC तुलसियान ने कैप्चर कर लिया। राइट, डबल एंट्री बुक कीपिंग शायद। बिल्कुल। तो वो कहते थे बड़ी वाली टेक्स्ट बुक में कोई स्कोप नहीं है। तो हम बोलते थे हमें बड़ी वाली टेक्स्ट बुक लिखनी भी नहीं है। फिर वो कहते थे एग्जामिनेशन पैटर्न पे
टुगेदर का कंट्रोल है, ठीक है, छोटे लेवल पर यू लाइक ऐसी बुक्स का लाइक कंट्रोल है। सैंपल पेपर्स आते बिल्कुल। थे, राइट? तो पब्लिशर कहते थे इसमें कोई स्कोप नहीं है, हम्म। बट मैं बहुत एडमेंट था। हम्म। तो हमारे मुखर्जी नगर में एक पब्लिशर थे, मैंने उनको एक प्रपोजल दिया। क्लासिकल नहीं, एक पब्लिशर थे, पाइनियर के नाम से थे वो। मैंने उनको एक प्रपोजल दिया, मैंने कहा हमारे अकाउंटेंसी में ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल बहुत करते हैं पर थ्योरी पे ध्यान नहीं देते, इसलिए Okay. उनके मार्क्स थोड़े कम रह जाते हैं। यस सर। तो उस जमाने में थ्योरी की, आजकल तो लोग नाम भी नहीं जानते उसका, एक बहुत अच्छी बुक आती थी, A.K. दुग्गल। ठीक है सर। बहुत छोटी सी मिनी पॉकेट बुक समझ लो, जिसमें वो थ्योरी के कंसेप्ट्स बताते थे। ठीक है। पर पता नहीं क्यों उनकी बुक कैसे पीछे रह गई या नहीं चल पाई। तो मैंने उनको एक प्रपोजल दिया कि हम एक थ्योरी बुक लिखेंगे जिसमें थ्योरी होगी और अकाउंटेंसी के जो कंसेप्ट्स हैं उनकी समरी होगी। ठीक है, छोटी बुक होगी वो। छोटी बुक होगी। तो उन्हें मेरा आइडिया अच्छा लगा। एग्जाम भी पास आ रहे थे, तो मैंने एक छोटी सी बुक लिखी। वो ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल 50 पेजेस की बुक थी, 48 पेजेस की बुक थी। और उसका प्राइस भी कोई बहुत ज्यादा नहीं था, मुझे ध्यान नहीं 10 रुपए था कि 20 रुपए था। ठीक है। तो वो बुक बनाई। अब उन्होंने बोला गगन इस बुक को बेचने की भी ड्यूटी तुम ही करो। ठीक है। तो मैं कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाता था, तो उन्हें मैं बुक दे के आता था। उन्हें इतनी अच्छी लगती थी, वो उसे तुरंत ऑर्डर दे देते थे। राइट। कि अभी मेरी मान ली कोचिंग में 50 बच्चे हैं तो आप 50 पीस भेज दो। राइट। प्राइस भी ज्यादा नहीं था, तो आराम से उनको दिक्कत नहीं होती थी। यूटिलिटी उनको समझ में आ गई कि यार हम बच्चों को बहुत प्रैक्टिकल कराते हैं, थ्योरी तो हमने कराई नहीं। सही बात है सर। तो उन्होंने कराई। इससे 2 फायदे हो गए, बच्चों के भी नंबर अच्छे हो गए, मुझे भी पॉपुलैरिटी मिली। राइट। वो 2002 सन 2000 में। सन 2000 में। तो जब बच्चा प्री बोर्ड एग्जाम से पहले उसका वाइवा होता है, तो स्कूल वाले उसको मार्क्स देते हैं इंटरनल एग्जाम के, तो वो बताता था कि सर हमारी टीचर ना आपकी बुक लेके बैठी हुई थी, वो उसी में से क्वेश्चन पूछ रही थी और हम आंसर दे रहे थे, तो हमारा प्रैक्टिकल कैसा गया होगा। करेक्ट। तो बहुत ही मुझे उस समय उससे वो मिला। फिर और मेरे में मोटिवेशन आ गया कि अब मैं नया प्रोजेक्ट ट्राई करूंगा। ठीक है सर। तो उस समय मेरठ में अरिहंत पब्लिकेशन भी था। हाँ, बहुत सुना उसके बारे में। वो साइंस के पब्लिकेशन में थे, वो कॉमर्स पब्लिकेशन में आना चाह रहे थे। और यहाँ घंटाघर के पास भी 1-2 पब्लिकेशन थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे मौका दिया और तब मैंने 12th क्लास के कुछ एडिशंस लिखे थे। ठीक है सर। वो मैंने लिखे जो मैं लिखना चाहता था। उसमें थ्योरी भी थी, उसमें कॉम्पैक्ट प्रैक्टिकल भी था और उसमें सैंपल पेपर्स भी थे। तो वो प्रोजेक्ट मैंने 2-3 साल किया। ठीक है सर, हमारे आने से पहले ही। हाँ, उसके बाद मैंने राइटिंग छोड़ दी, क्योंकि राइटिंग में बहुत ही लेबर ज्यादा है, रिटर्न कम है। उस टाइम पे सर, लेकिन अब तो जैसे चैट जीपीटी वगैरह आ गए हैं, एआई के टूल्स आ गए हैं, तो अभी आप दोबारा रिज्यूम कर सकते हो, लगता है आपको? अब ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत कॉस्टली अंकित। अच्छा। अगर हम किसी को नोट्स देते हैं फिजिकल, तो वो फोटोकॉपी हो जाते हैं। हाँ। उसमें मेहनत लगती है। हाँ। लेकिन ये जो डिजिटल दुनिया है, इसमें तो 1 सेकंड में कॉपी हो जाते हैं, 1 सेकंड में ट्रांसफर हो जाते हैं। करेक्ट सर। तो टीचर को जो रिवॉर्ड है वो कम है। वो कैसे मिलेगा? अगर हम उसके ऊपर कोई लॉक सिस्टम लगाते हैं तो डिजिटल वर्ल्ड बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया, कॉस्टली है। इतना पॉसिबल नहीं है कि हम इंडिविजुअल लेवल पर उसको कर सकें। अभी भी मेरे पास वो 2000 वाला एडिशन वहां पे रखा हुआ है, मैंने संभाल के रखा हुआ है। तो अमेज़न वगैरह पे नहीं है सर अवेलेबल ये, या आपने बिल्कुल ही रैप कर दिया है? नहीं, उसके बाद तो हमने बंद कर दिया कि डिजिटल जो है सिस्टम, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए देखो समय के साथ साथ चीजें बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं। आज प्राइस बहुत ज्यादा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा कॉस्टली है। सेफ्टी तो के मामले में जब चलते हैं तो आपको कोई भी चीज चाहिए, कुछ भी, मतलब
आज आप फोन लेने जाते हो तो लाखों रुपए का हाँ सर, बात तो है ना। करेक्ट। तो डिजिटल रिसोर्स जब आप बनाते हो तो उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। राइट सर, अभी हम जो बात कर रहे हैं, जो अभी आपके पास अगर मैं, क्योंकि मैं आपको अकाउंटेंसी सर जानता हूँ, और ऑफ कोर्स आपका टैक्सेशन भी आपने बहुत अच्छा से बनाया हुआ है पूरा। अकाउंटेंसी के अंदर सर आपको सबसे अच्छा चैप्टर कौन सा लगता है? एक चैप्टर जो आपको 3 साल की बीकॉम के अंदर लगता हो ये बेस्ट चैप्टर है। देखो अकाउंटेंसी में ना मुझे ब्रांच अकाउंटिंग सबसे अच्छा लगता था। ठीक है, हमारे चैप्टर में था ब्रांच अकाउंटिंग? बिल्कुल था। अरे मुझे ये याद नहीं है। बिल्कुल था। ठीक है। और मैं बताऊं, हमारे पास एक बुक होती थी, आजकल स्टूडेंट्स बुक नहीं पढ़ते बट हमारे टाइम में 2-3 बुक्स होती थी, बहुत ही अच्छी बुक होती थी, शुक्ला ग्रेवाल। ठीक है। तो वो वाली बुक हम बुक पढ़ते थे और अपने कंसेप्ट को डेवलप करते थे। एक बुक होती थी आर.एल. गुप्ता, उसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते थे। ठीक है। अब क्या हुआ, क्यों मुझे ब्रांच अच्छा लगने लगा, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसका प्लस माइनस होता है और कुछ नहीं होता अंकित। ठीक है। होता ये था कि जैसे मतलब आप जंगल में जाओ, जंगल में कोई शेर हो और उसे कोई दूसरा शेर चैलेंज करे तो उसकी ईगो बहुत हर्ट होती है। राइट। कि मेरे से बड़ा कैसे कोई हो सकता है। राइट। तो हम भी जब हडसन लाइन में गए तो हमारे से पहले 2-3-4 कोचिंग्स थी। तो मुझे याद है, अब जो पहले से काम कर रहा होता है उसको ऐसा ही लगता है कि मेरे से अच्छा कोई टीचर होगा नहीं। करेक्ट सर। तो वो कई बार इसमें इम्प्रेशन में कई लोग कुछ गलत बातें बोल देते हैं। ठीक है सर। तो हमारे एक टीचर हुआ करते थे, राजीव सर। ठीक है सर। एजुनेक्स्ट कोचिंग चलाते थे, काफी उनका काफी नाम था शायद। वो कई बार हमें बोलते थे खाली टाइम में बैठते हुए, क्योंकि उनके पास उस समय स्टूडेंट ज्यादा थे, हमारे पास थोड़े कम होते थे। तो वो बोलते थे, गगन तुम्हारे पास स्टूडेंट कम होते हैं, तुम कभी हमारे साथ बैठना, हम आपको ब्रांच अकाउंटिंग का मेथड सिखाएंगे, हायर परचेज का मेथड सिखाएंगे। तो मैं बोलता था कि सर आप भी टीचर मैं भी टीचर, राइट, आप मुझे क्या सिखाओगे। अच्छा, तो नहीं मैं बहुत नॉलेजेबल हूं, तुम्हें मेरे से नॉलेज मिलेगी। तो मैं कहा करता था कि सर आप इतने नॉलेजेबल हैं तो आप प्रवीण शर्मा सर को चैलेंज कीजिए। अच्छा, है ना। और मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, अगर मुझे मौका मिले तो मैं पढ़ता हूँ, ऐसी बात नहीं। तो मुझे पता है प्रवीण शर्मा पूरी इंडिया के फेमस टीचर है, कोई तो खास बात होगी। अच्छा, तो मैं उनसे भी पढ़ चुका हूँ। ओके। पढ़ाते हुए मैं उनसे पढ़ा था, ये जानने के लिए कि उनमें और मेरे में क्या डिफरेंस है। और जिससे आप राजेश सर से पढ़े थे, राजेश सर से तो मैं पढ़ा और मैं प्रवीण शर्मा सर से भी पढ़ा, ये जानने के लिए पढ़ा कि मतलब अगर मैं कुछ अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो कहीं पर हो सकता है कि मैं उनसे सीखकर अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा पाऊं। उनका एक्स फैक्टर क्या है बेसिकली, वो जानने के लिए आपने। तो भाई मैं तो बचपन से पढ़ा रहा था, उसके बाद उनसे भी पढ़ लिया। अब उसके बाद मेरे को एक लोकल टीचर ये कह रहा है कि आप मुझसे पढ़ो, कोई बात नहीं। अब हुआ ये अंकित, आज भी आप बुक खोल के देखोगे, उस समय की बुक खोल के देखोगे तो शायद मिलेगा ही नहीं टॉपिक। अकाउंट्स ना बड़ा बेसिक है, उसमें 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। ठीक है। सीधी सी अकाउंट्स का बड़ा सीधे से रूल है, गोल्डन रूल बोलते हैं हम इसको। ठीक है। आप कुछ भी अकाउंटिंग में करोगे तो रियल, नॉमिनल, पर्सनल क्या है, ठीक है, उसी से डिसाइड होगा कि उसको आप कैसे बनाओगे। ठीक है सर। तो मेरे पास जो बुक थी उसने मुझे सिखाया था, एक जनरल कंसेप्शन है अकाउंट्स के अंदर, कंसेप्शन कह रहा हूं, परसेप्शन समझ लो, कि हम जब भी कोई प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं उसे हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। आपने अगर प्रॉफिट लॉस निकालना है तो वो अकाउंट क्या कहलाएगा, नॉमिनल अकाउंट। ब्रांच अकाउंटिंग एक ऐसा चैप्टर था, उसमें हम प्रॉफिट निकाल रहे थे। और अगर कोई मेरे से पूछता कि ब्रांच अकाउंट क्या है तो मैं भी बोलता नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि मैंने इसको बना के प्रॉफिट निकाला। करेक्ट। पर बुक ने समझाया मुझे कि गगन ये ना पर्सनल अकाउंट है। ओके। अब यहाँ बात बदल रही है, वो पर्सनल अकाउंट है। राइट।
अब हुआ ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई। जब हम इतना नॉलेज होने के बाद हमारा कोई कंसेप्ट ऐसा होता है जो मेरे को गलत साबित कर रहा है तो हमें याद रहता है। राइट। तो हुआ ये, वो मुझे कह रहे थे कि मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा वो। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी आपको मतलब आप और हम दोनों टीचर हैं, आप अपनी चीजें मुझे क्यों बताओगे, मैं अपनी आपको क्यों बताऊंगा। राइट। पर वो रुक ही नहीं रहे थे, वो अपना ज्ञान मेरे ऊपर साबित करना चाहते थे। राइट। सुपरमेसी। आर्ग्यूमेंट हो गया। ओके। जब आर्ग्यूमेंट हो गया तो मेरी एक आदत है अंकित, मैं सामने वाले को काफी हद तक टोकता नहीं हूं। मैं कह रहा हूं ये खुश है तो खुश रहने दो, पर एक समय के बाद ना आपको अपनी रिस्पेक्ट को बचाना पड़ता है। तब मैंने कहा कि सर अच्छा ये बताइए, ब्रांच अकाउंट रियल है, नॉमिनल है या पर्सनल है? तो बोले नॉमिनल है। मैं कहा सर तभी तो आपसे कह रहा हूं आप मुझे मत पढ़ाओ। बोले क्यों? मैंने कहा ये पर्सनल है। अब वो जोर से हंसे और मुझे कहे तुम्हें अभी 5 साल लगेंगे मेरे लेवल पर आने पे। मैंने कहा हो सकता है उल्टा हो जाए, तुम्हें 5 साल लग जाए ये जानने में कि जो मैंने आपको आज बता दिया। उसके बाद मतलब ये बात उनको इतनी चुभ गई। राइट। एक बार सारे कॉमर्स के टीचर्स बैठे थे। ओके। तब फिर मैंने उनसे दोबारा पूछ लिया कि आपकी नॉलेज कुछ बढ़ी या नहीं बढ़ी, मुझे बाद में सिखाना, ये बताओ कि ब्रांच नॉमिनल है कि पर्सनल है। अब वहां जितने टीचर बैठे थे वो सब घबरा गए आंसर देने में कि कोई तो बात है गगन ने ये बात बोली है, क्यों पूछा है। हाँ। तो वो मुझे चैप्टर इसीलिए याद है, ज्यादा पसंद आता था कि जब कोई मेरे को ज्यादा ज्ञान दिखाता था तो मैं उसको वहीं पर ब्रांच अकाउंट में घेर लेता था। करेक्ट सर। सर टैक्सेशन आपने बताया कि लाइफ में हर पार्ट पे आपको हेल्प मिलेगी, मे बी अकाउंट से ज़्यादा, स्पेशली जब आप बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, अपने मनी को बड़ा करने के लिए कर रहे हैं। तो इन 2 कॉन्सेप्ट्स के अलावा पूरी हमारी कॉमर्स की जर्नी के अंदर बिजनेस स्टडीज़ भी आता है सर, इकोनॉमिक्स भी पार्ट आता है, स्टैटिस्टिक्स भी आता है, लॉ भी आता है। किसी भी एक ऐसे स्टूडेंट को जो अब आज के करिकुलम में लॉ बीकॉम कर रहा है, बीकॉम ऑनर्स कर रहा है, कौन से चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए इन सब में सर? देखो ये सब ना अलग अलग सब्जेक्ट है और इन सब की अलग अलग इम्पोर्टेंस है। ठीक है सर। पर मैं हर एक स्टूडेंट को बोलता हूँ कि टैक्सेशन आपको जरूर ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है। तुम कमाओगे, राइट, सरकार टैक्स लेगी। करेक्ट, लेगी, बिल्कुल लेगी। यही जानना पड़ता है। आज आप बड़े से बड़ा बिजनेस भी करोगे ना तो वहां पर भी काम आता है कि हम अपने टैक्सेस को कैसे बचा सकते हैं। देखो एक लिमिट के बाद होता क्या है, आप कोई भी बिजनेस करोगे तो ऐसा नहीं है कि उसकी नॉलेज सिर्फ आप ही को है। एक टाइम तक मोनोपोली होती है, जो मर्जी प्राइस चार्ज कर लो। जब कंपटीशन बढ़ता है तो इंसान अपनी कॉस्ट को कर्टेल करने की कोशिश करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन जब कंपटीशन हद से ज्यादा बढ़ जाएगी तो फिर वो अंत में जाके अपने टैक्सेशन को भी सोचता है। करेक्ट, कि मैं कैसे अपने टैक्सेस को रिड्यूस करके अपने प्रॉफिट को बढ़ा लूं। राइट। आप टैक्सेस से बाहर नहीं जा सकते। आज आपको कोई बिजनेस करना है, जीएसटी लगेगा। करेक्ट। तो आपको जीएसटी की नॉलेज होनी चाहिए। राइट। तभी आप अपने बिजनेस को ग्रो करा पाओगे। फिर आप इनकम अर्न कर रहे हो, इनकम टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी अपना पैसा टैक्सेशन से बचा पाओगे। करेक्ट। तो आज ये सिंपल वर्ड नहीं है कि आप आराम से कोई भी चीज सीख गए और कर रहे हो। तो आज आपको मार्केटिंग, नो हाउ, इसके साथ साथ अकाउंट्स और टैक्सेशन ये भी सीखना। सो बेसिकली व्हाट टू डू से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया व्हाट नॉट टू डू इन दिस कॉन्सेप्ट। ये नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि देखो आप जिस कमर्शियल वर्ल्ड में काम करते हो उसमें सरकार आपकी पार्टनर हो गई है ऑलमोस्ट हर जगह पे। राइट। आपसे टैक्स ले रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस पार्टनर को मैं कहां कहां दबा सकता हूं। ऑलराइट। अपनी बेसिकली उनको दबाना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को अर्न करना ज्यादा इंपॉर्टेंट। नहीं, देखो 2 तरह की, एक होता है टैक्स की चोरी करना। हम चोरी करने की बात नहीं कह रहे। अच्छा। हम टैक्स को इवेजन करने की बात नहीं कर रहे, हम टैक्स को प्लान करने की बात कर रहे हैं। टैक्स प्लानिंग की बात कर रहे हैं। जब आप बहुत पैसा कमाओगे, आज मैं आपको कहूं कि आप आईपीएल खेल रहे हो और आपको 10 करोड़ रुपए मिला है, तो आपको पता चले यार 10 करोड़ में से 4 करोड़ तो सरकार को ही भरना है। करेक्ट। तो बड़ा अमाउंट है। राइट। तो जैसे इनकम बढ़ती है टैक्सेशन का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इससे नहीं बच पाओगे।
तो अब गवर्नमेंट भी कहती है कि लॉन्ग टर्म सेविंग करो, हम आपसे टैक्स कम लेंगे, शॉर्ट टर्म सेविंग करोगे टैक्स ज्यादा लेंगे। आप अपना मकान अगर बेचते हैं, मकान लेना चाहते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको टैक्सेशन में कई सारे बेनिफिट्स देती है। तो जब तक अच्छा। आपको वो बेनिफिट्स नहीं पता होंगे, आप कैसे अवेल करोगे? तो जैसे जैसे भी लोग बोल रहे थे, अभी कुछ मैं रील से भी देख रहा था कि इफ आई एम बाइंग समथिंग आई एम पेइंग टैक्स, इफ आई एम सेलिंग समथिंग आई एम पेइंग टैक्स। मैं अपनी कोई प्रोडक्ट को जो पहले खरीद चुका हूँ उसको अब बेच रहा हूँ, तो जिसमें पहले भी टैक्स देखो अब भी अंकित, टैक्स। ये बात अलग है, ये सेपरेट मैटर है। ओके। ये मैं भी कहता हूँ कि जब मैंने कमाया तो मैंने इनकम टैक्स पे किया, करेक्ट। और फिर जब मैं उसको स्पेंड करने गया तो जीएसटी पे कर तो रहा फिर मैंने इनडायरेक्ट टैक्स पे किया। ऑलराइट। तो मैं एक ही अमाउंट पे बार बार टैक्स ले रहा हूँ, और हमारी डेवलपिंग कंट्रीज में गवर्नमेंट टैक्स का बर्डन बहुत ज्यादा ले रही है। वो एक सेपरेट डिस्कशन है। ठीक है, मतलब वो ऐसा कुछ जो भी होगा वो अलग चीज है। हाँ, वो शायद बात समझा नहीं पा रहे हैं या कहना चाह रहे हैं। प्रोबेबली हाँ। वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे ऊपर टैक्स का बर्डन बहुत ज्यादा है। मैंने कमाया, तो उस कमाने में से मेरे से आपने इनकम टैक्स ले लिया, अब जो मेरे पास बचा वो तो खर्च करने दो। उसको भी खर्च करने गया तो आपने मुझसे जीएसटी ले लिया। राइट। तो अल्टीमेटली अगर मैंने 100 रुपए कमाया, तो मैं तो कह रहा हूं 40% की पार्टनर सरकार बन गई, कभी इनकम टैक्स के नाम से ले गई, कभी जीएसटी के नाम से ले गई। करेक्ट। उसके बाद कुछ बच गया तो तुम्हारे ऊपर हजारों किस्म की पेनल्टी और फाइन है, वो ले गई, तो बचा क्या? इसीलिए बता रहा हूं, टैक्सेशन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप जब इनकम टैक्स में जाते हैं तो वहां कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ते हैं। आप प्रॉपर्टी खरीदिए, प्रॉपर्टी को होल्ड कीजिए इतने पीरियड तक, उसके बाद जब प्रॉपर्टी को सेल करेंगे तो उसके प्रॉफिट को यूज करके कुछ और इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, इसमें आपका टैक्स बच सकता है। ओके, तो इसको हम टैक्स प्लानिंग बोलते हैं। कंप्लीटली अंडर द टैक्सेशन चैप्टर। बिल्कुल, इसको टैक्स प्लानिंग बोलते हैं, और हर पर्सन को ये करना चाहिए। ऑलराइट। कईयों को पता है और कईयों को नहीं पता। कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता वो आप अब जान लेंगे इसको देखने के बाद। सर, अभी एज अ टीचर, कोविड ने आप पर कितना इम्पैक्ट डाला सर ऑन योर प्रोफेशनल? कोविड ने तो मेरी लाइफ खत्म कर दी। अरे कोविड से पहले हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन में आ गए थे, हमारे यूट्यूब फॉलोअर्स भी बहुत ज्यादा थे। ठीक है। कोविड के अंदर जो है ना, एजुकेशन बेसिकली कॉलेज एजुकेशन तो एक तरीके से जैसे फिजिकल वर्क फ्रॉम होम हो गया, ऐसे ऑनलाइन एजुकेशन भी कभी एग्जाम होता ही नहीं था। बच्चे भी अटेंड नहीं करते थे, तो पढ़ना तो बहुत दूर की बात हो गई। उसके बाद से डाउनफॉल आ गया। ठीक है। तो लेकिन इसमें से आपने बताया कि आपने कोविड के आने से पहले, मतलब मैंने ध्यान दिया है कि एडटेक जितने भी अभी बने हैं मेजरली, सब लोगों का जो बूम आया है वो कोविड के सेकेंड वेव के बाद इन सब का बूम शुरू हुआ देखा जाए तो। लेकिन आपने ऑनलाइन डिपार्टमेंट सारा कोविड से पहले ही प्रिपेयर कर रखा था। देखो, कोविड से पहले कुछ कोचिंग फिजिकल फॉर्म में थी, कुछ कोचिंग्स ऑनलाइन फॉर्म में थी। ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, धीरे धीरे जब लोग ऑनलाइन की तरफ जा रहे थे तो मैं थोड़ा पहले चला गया। मैं परवीन शर्मा सर से काफी इंप्रेस्ड रहा। मतलब अगर मैं कहूं कि मार्केट में रहते हुए अकाउंट्स सब्जेक्ट की पावर या सुप्रीमेसी अगर किसी टीचर ने हिंदुस्तान में बनाई है तो परवीन शर्मा सर ने बनाई है। ओके। तो परवीन शर्मा सर ने एक बार कभी ऑनलाइन डिक्लेयर किया, तब मैंने भी सोचा कि अगर ये ऑनलाइन जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। हालांकि उन्होंने एक एडुकॉम कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जिनकी मल्टीपल 1000 करोड़ की वर्थ होगी। तो हमने भी सोचा, हमने भी उसको किया, ऑनलाइन में शिफ्ट कर दिया। धीरे धीरे मार्केट ने ऑनलाइन के बेनिफिट्स को समझा और एक्सेप्ट भी किया। करेक्ट। हमें काफी ग्रोथ भी मिली, ऐसी बात भी नहीं है। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब ऑनलाइन चल रही थी उसी समय कोविड आ गया। राइट। 2020 के स्टार्टिंग में ही आ गया था। ठीक है, 20-21 का पीरियड था, कोविड आ गया। अब कोविड आ गया तो फिर अब क्या पता है, सबको घरों में बंद होना पड़ा। तो जो कॉलेजेस के एग्जाम थे वो पूरी इंडस्ट्री ऑफ हो गई। वो पूरा का पूरा ऐसा हो गया कि समझ लो उस दौरान जिन्होंने ग्रेजुएशन की होगी, तो मैं लिख के दे सकता हूं, बिना पढ़े ग्रेजुएट हो गए होंगे।
हाँ सर, वो मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, मगर वो 12th के एग्जाम इसका लोगों ने उन्होंने ऐसे दिए नाम हैं। भी दे रखा था, आपने ओपन बुक एग्जाम देना है। हाँ। ओपन बुक एग्जाम का मतलब ये था कि कोई भी टीचर, कोई भी वेबसाइट वहां से आंसर दे रहा है और आप लिख के कॉपी कर दो। बच्चे ने पढ़ाई कर ही नहीं रखी। हम्म। फिर उसके बाद यूट्यूब और ज्यादा इसमें रोल प्ले करता है। फ्री तो एजुकेशन वीडियोस भी अवेलेबल है। कोविड के बाद में ऐसा हो गया कि शायद बच्चे, कॉलेज के बच्चे तो खासकर, एजुकेशन में स्पेंडिंग बहुत ज्यादा कम कर चुके हैं। ठीक है सर, लेकिन जो अब आपका जो रोल था एज अ टीचर, आपने स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाया, आपने सीए के एग्जाम्स के वाले बच्चों को भी पढ़ाया, फिर आपने कॉलेज की पूरी जनरेशन को भी पढ़ाया है, एंड आपने अभी टैक्सेशन का जो अलग चैप्टर ओपन किया हुआ है, जिसमें कॉलेज के आगे के लोग कैंडिडेट्स भी आपको अप्रोच करते हैं, ये मास्टर्स वाले हों या कोई और जॉब वाले प्रोफाइल्स के भी हों। तो इस एक इंडस्ट्री के बच्चों से एक्सपेक्टेशन खत्म हो गई, पर बाकी ऑप्शन तो हैं या अभी वो भी नहीं है टीचिंग के लिए? एजुकेशन अंकित ऐसा है, ये स्टार्टिंग से ही ना, जो एजुकेशन करते हैं बहुत कम लोगों को रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है। एक तो माइंडसेट होता है, एजुकेशन कभी भी कमर्शियल माइंडसेट से होता नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है। मन में इच्छा होती है कि यार, जैसे मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में था, मुझे अच्छा टीचर नहीं मिला, मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम आई, तो मैं किसी और का भला करूंगा, जिसको मैं लाइफ में कुछ बनाऊंगा। एक तो वो होता है। राइट। एक होता है कुछ लोग जो कमर्शियल माइंड से ही काम कर रहे होते हैं। बड़े बड़े आईआईटी, फिटजी, उस समय वो आकाश, उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है, तो वो अलग माइंडसेट से काम करते होंगे। पर हम लोग जो है ना, ज्यादातर समझ लो कि चैरिटी वाला काम ज्यादा कर रहे होते हैं। करेक्ट सर। तो स्कूल लेवल था, कॉलेज लेवल था, उस समय कमर्शियल एस्पेक्ट से ज्यादा हम ये देखते थे कि हम किसकी कहाँ कितनी हेल्प कर पाएंगे। राइट। आपने बेसिकली अपनी इस पूरी ट्यूशन इंडस्ट्री के अंदर या ट्यूशन जर्नी के अंदर, कोचिंग जर्नी के अंदर आपने स्टूडेंट्स कमाए हैं, शायद पैसा उतना नहीं कमा पाए या मैं उतनी वही कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता था कि बच्चा जो है 12th क्लास में प्रॉपर कंसेप्ट नहीं सीख रहा 11th 12th में, इसीलिए वो सीए फाउंडेशन में अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा। तो मैं जब 11th 12th में पढ़ाता था ना, तो बच्चों को बोलता था आज मैं तुम्हें सीए फाउंडेशन के क्वेश्चन करवाऊंगा। ओके। कुछ बच्चे डरते थे कि सर नहीं करवाओ, ये तो डर, लेकिन कुछ कहते थे कि कोई बात नहीं सर करवाओ, और कुछ करते थे। तो जो करते थे उन्हें पता चलता था, अच्छा ये क्वेश्चंस तो मैं यहाँ अभी कर पा रहा हूँ, तो उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस आता था। तो मैंने वही बताया कि हमारा मोरल या हमारा माइंडसेट कुछ और था, हम लाइफ बनाना चाहते थे। राइट। पर लाइफ के साथ साथ एक कमर्शियल दुनिया होती है। अब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको कुछ नहीं देता, वो एक आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के छोड़ देता है, फिर आप अगली बार फिर देते हो। करेक्ट सर। तो टीचर के साथ में ऐसा नहीं होता। बेसिकली सर, मैंने आज शायद सुबह ही कहीं पढ़ा था कि हम लोग जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम उस डॉक्टर को उन 15 मिनट के लिए पे नहीं कर रहे होते जो डॉक्टर ने हमसे बताया है, हम उनको उन 15 सालों के लिए पे कर रहे होते जिन्होंने कहीं ना कहीं बताए होंगे, उस एक्सपीरियंस से हम उनको दे रहे होते। देखो, अगर दुनिया टीचर को पैसे देती तो आप डॉक्टर के पास कभी नहीं जाते। सिंपल सा रूल है। okay. एक जानवर जो होता है, उस जानवर को कोई नहीं सिखाता, पता नहीं कैसी भगवान ने ये दुनिया बनाई है कि उसकी जो एसेंशियल, जो उसको चाहिए, वो उसको बाय बर्थ मिलता है। करेक्ट सर। एक बड़ी गहराई की बात बताता हूं अंकित, बहुत लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे। महाभारत में भी कहा जाता है अभिमन्यु पैदा हुआ तो उसको माँ की कोख से ही ज्ञान मिल गया। करेक्ट सर। अब ये सुपरस्टिशियस बातें लग सकती हैं, ठीक है, चक्री को तोड़ने वाली प्रोसेस है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग बहुत वेल एजुकेटेड हैं, सब बहुत पढ़े लिखे हैं। अब आप किसी को बताओ कि जिस तरीके से अर्बनाइजेशन चल रहा है, अगर कल को फूड क्राइसिस हो जाए, तो क्या आप अगर कोविड की तरह बंद हो जाओ, तो क्या आप अपने फूड की व्यवस्था कर पाओगे? शायद नहीं। ठीक है, अब कहां पर एजुकेशन काम आती है? एजुकेशन ये बताती है कि जैसे आपके घर में जो दाल है वो सीड है, बेसिकली वो सीड है। अगर उसको मॉइस्चर प्रोवाइड कर दो और एक सर्टेन टेम्परेचर प्रोवाइड कर दो,
तो उसमें जर्मिनेशन हो जाएगी। ओके। अब ये नॉलेज है, यानी कि नेचर ने उसको वो नॉलेज या वो चीजें दे रखी हैं। जानवर ने भी जब कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसने कोई स्कूल नहीं गया, उसको भी जीना कैसे है ये नॉलेज उसको मिल रखी है। करेक्ट। हम इंसान इतने पढ़े लिखे हैं, हम भी तो उसी प्रोसेस से गुजरते हैं। करेक्ट और उसके बाद हम पढ़ने भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, फिर भी हम बीमार हो जाते हैं, हमें जीने का तरीका नहीं आता। करेक्ट। इसकी प्रॉब्लम कहाँ है? इसकी प्रॉब्लम है एजुकेशन में। हम वो एजुकेशन नहीं पढ़ रहे। इंसान किस लिए जीता है? हम कहते हैं कि पुराने जमाने में लोगों की एज 100 ईयर्स मानी जाती थी, पर हम 100 ईयर्स नहीं जी रहे। लाइफ स्पैन कम हो गया, छोटा बहुत कमा रहे हैं, बहुत बड़े डॉक्टर के पास जा रहे हैं, फिर भी 100 साल पूरे नहीं कर पा रहे। राइट, राइट। तो जो रियल वर्थ है उसको हम जीना भूल गए हैं। रियल वर्थ है आपकी हेल्थ, रियल वर्थ है आपकी एजुकेशन, लेकिन हम उस पे ना खर्च करके हम अदर झूठी चीजों पे ज्यादा खर्च करते हैं। इसलिए हमारी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब जिस दिन रिवर्स करेंगे, वापिस सिंप्लिसिटी की तरफ जाएंगे, टीचर की रिस्पेक्ट करेंगे, जो हमें जीना सिखाता है, करेक्ट सर, उस दिन हमारी लाइफ बेटर होगी। वेल, ये वाला एंगल मैंने नहीं सोचा था। बिल्कुल सोचने की बात है, आप लोग भी इसको गौर दीजिएगा, सोचेगा जरूर। सर, मैंने आपको काफ़ी समय ले लिया आज की एक सैटरडे इवनिंग से। छोटा सा एक सेशन लूँगा और उसको वाइंड अप की तरफ लेके चलूँगा सर। ऑल्दो एक टीचर के लिए सर, हम जब भी देखते हैं किसी फैकल्टी की तरफ, तो वो अपनी लाइफ के एक प्रतिदिन के काफ़ी घंटे अपने उन बच्चों के बीच बिताता है जो इनको पढ़ा रहे हैं, इनके साथ वो चाहते हैं कि वो जीवन में आगे आके ग्रिल करें, बहुत अच्छा बनाए। सर, एक इससे पर्सनल लाइफ आपकी कभी हैम्पर हुई? कभी आपको लगा कि आपको टाइम नहीं मिला फैमिली के लिए, आपने इनको नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैंने हमेशा एक टाइम जो है अलग से रखा, क्योंकि मैंने कहा कि मेरे कभी बहुत बड़े कमर्शियल ड्रीम्स मेरे रहे नहीं। ठीक है। तो मैंने हमेशा लाइफ में कंफर्ट को प्रायोरिटी दी अंकित। मैं अभी भी कहता हूँ, आप बहुत पैसा कमाओगे, सारा दिन जाओगे, जॉब करोगे, आपके पास टाइम नहीं है, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, योगा करने का टाइम नहीं है, दोस्तों से मिलने का टाइम नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, तो उस पैसे से कुछ नहीं कमा पाओगे। राइट। मैंने हमेशा स्टूडेंट्स को बोला, उनके पेरेंट्स को भी बोला कि आपके टीचर जो है ना, इनको बर्डनसम कर रहे हैं, इन्हें डरा रहे हैं, मगर जो ज्यादातर दिखता है वही होता है। हम पढ़ाते हैं बच्चे को और बोलते हैं कि अगर आंसर आ रहा है 442.36 तो 442 लिख दे, वो उसमें भी घबराता है। मतलब उसको 0.36 छोड़ते हुए घबराते कि सर मेरा तो आंसर मैच नहीं करेगा। करेक्ट। हम उसे कई बार बताते हैं कि हायर एजुकेशन में हम ईयर में 365 नहीं 360 डेज लेके कर देते हैं। ओके। वो घबराता है, सर बुक में तो आंसर मैच नहीं, उसने 365 डेज से कर दिया। तो एजुकेशन ने डर पैदा कर दिया। प्रोसेस हम जब इलेक्शन होता है तो उससे पहले हम चर्चा क्या कर रहे होते हैं? एग्जिट पोल। हाँ। क्या है एग्जिट पोल? एक एवरेज है। वो पता नहीं रिजल्ट में कन्वर्ट होगा, लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि 4 दिन तक सब लोग टीवी में आके गड़ाए वही देखते हैं। क्या वो एग्जैक्ट है? नहीं। आप जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो, एवरेजेस पढ़ते हो, क्या वो एग्जैक्ट है? शायद नहीं। तो एवरेजेस चलती हैं। मैं आपसे पूछूं एक पर्सन की हाइट क्या होती है, तो एवरेजेस तो होती हैं। हाँ सर। अगर मैं कहूं एक एवरेज इंडियन की हाइट 5 फीट 4 इंचेस है, आप कहो मेरी तो 5'5", आप गलत हो गए। हम यही सिखाते सिखाते बच्चे को थक जाते हैं कि टीचरों ने इतना डरा दिया। राइट। आंसर नहीं मैच हुआ, अरे उसके आंसर के पीछे मत भागो। एक जनरल कंसेप्ट है, आप 10 जगह सांबर खाने जाते हो, टेस्ट सेम नहीं आता। करेक्ट सर। एक एवरेज होता है कि हाँ चलो ये ठीक है, करेक्ट सर, इस तरीके को एक्सेप्टेबल माना जाएगा। तो बच्चे की डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो पाती, उसको डरा दिया। मगर मैंने अपनी लाइफ को वैसा नहीं होने दिया, मैंने कंफर्टेबल रखा। ठीक है सर। मैंने ये बताया आप भी मत स्ट्रेस में रहो। स्कूल के बाद कॉलेज जाना है, करेक्ट सर। कॉलेज के बाद सीए जाना है, सीए के बाद जिंदगी जीनी है। करेक्ट सर। नंबरों वाली प्रेशर में ना तुम जाओ ना मैं जाऊंगा। ठीक है। तो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ अपनी उसको इस वजह से हैम्पर कभी नहीं होने दिया। हमने दोस्तों को भी समय दिया, परिवार को भी समय दिया,
हेल्थ को भी थोड़ा बहुत समय दिया, इसलिए शायद अभी तक चश्मा भी नहीं है मुझे। हाँ सर, वही मैं देख रहा था। अब इसको हम लोग लेके चलते हैं, हमारी इस कैंडिड बातचीत को मैं लेके चलता हूँ लाइफ लर्निंग की तरफ। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि हमने लाइफ में क्या कमाया और हम आके अपने देखने वालों को, चाहने वालों को क्या दे सकते हैं। आपकी सर एक ऐसी कोई लाइफ लर्निंग हो जो आप सब शेयर करना चाह रहे हो, जो कि एक स्टूडेंट पे, एक उनके पेरेंट्स पे, एक किसी भाई पर, किसी सिस्टर पे, हर एक पर वैलिड हो सकती है। कोई सीए कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो, कोई यूपीएससी कर रहा हो, कोई एक लाइफ लर्निंग। देखो, लर्निंग तो ना एंडलेस होती है सर बिल्कुल। और हमें लर्निंग क्यों करनी है? एक तो हमें अपना जीवन बिताना है, हम्म तो हमें कमाई करने के लिए लर्निंग करनी है। हम्म फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब आप कमाते जाओ, कमाते जाओ और कमाते जाओ, ये जीवन में कभी टारगेट नहीं बनाना चाहिए। हम्म आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, हम्म रिलेशनशिप्स का साथ देना है, हम्म ये जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म कभी भी केवल लर्निंग इसीलिए कि कमाई 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 नहीं। आपने कमा लिया, इतना है, बहुत है, लिमिट कुछ नहीं है। अब आप थोड़ा टाइम स्पेंड करो, नेचर को समझो, अपने आप को समझो, जानवर को समझो, एनवायरनमेंट को समझो। करेक्ट। आज आपकी परेशानी क्या है? नितिन गडकरी जी कहते हैं कि मैं 3 दिन अगर दिल्ली में रह जाऊं तो इन्फेक्शन हो जाता है। तो आप सोचो, आप किसके लिए कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपने क्या कर दिया? तो प्रकृति का नियम है, बैलेंस करके चलो। राइट। कोई भी चीज जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होगी तो आपको दिक्कत करेगी। आप अगर संपन्न हो, कमाते हो, बहुत अच्छी बात है, कमाना चाहिए, पर अपने थोड़ा सा समय अपनी सेहत के लिए निकालो। राइट। चलो कोई बात नहीं, अगर कई लोग वो नहीं करते तो नेचर के लिए टाइम निकालो। मैंने छोटा सा एग्जांपल आपको दिया, क्या कहा कि प्रकृति ने सब कुछ दिया। करेक्ट। आप जमीन में एक सीड डालते हो, उससे प्लांट बनके कितना गुना आता है। करेक्ट। लेकिन वो रिटर्न इंसान को नहीं दिखती। कितने गुना रिटर्न है ये? क्या आप एक छोटा सा सीड डालोगे और वो कितने मल्टीपल होकर के आपको देगा? राइट राइट राइट। इसी को रिटर्न बोलते हैं ना। बिल्कुल सर। अगर मैं आपको आज एक गोल्ड की रिंग दे दूं और कहूं कि इसको 10 गुना करके दिखाओ, तो कर सकते हो क्या? शायद नहीं कर सकता हूँ। तो आज रिटर्न क्या है यार? मैंने तो मकान ले लिया 2 करोड़ का, अब ये बढ़ गया होगा, ये कैसी रिटर्न है? तुम्हारे लिए महंगा हो गया। करेक्ट। रियल रिटर्न क्या है? आपने एक सीड प्लांट किया और उससे कितने सारे सीड बन गए। राइट। ये ना रियल रिटर्न। इन्वेस्टमेंट एट द करेक्ट प्लेस बेसिकली। अच्छा, आपको क्या, आपको एनिमल नहीं चाहिए, आपको हर जगह कंक्रीट चाहिए। आप सोचो इससे कहां पहुंच गए, आपकी हेल्थ कहां पहुंच गई। हमारे इस नेचर में ना एक तरीका है, हम बिना एनिमल्स के नहीं जी पाएंगे, बिना बर्ड्स के नहीं जी पाएंगे, बिना नेचर के नहीं जी पाएंगे। तो हमें सब चीजों को क्या करना है? बैलेंस करना है। हर इंसान हर कुछ नहीं करेगा। हो सकता है अंकित को प्लांटेशन का शौक हो जाए तो अंकित प्लांटेशन करे, हो सकता है मुझे एनिमल से प्यार हो जाए, राइट, तो मैं अपने आसपास के थोड़े से एनिमल की केयर कर लूंगा, राइट। किसी को हो सकता है किसी और चीज से हो जाए। तो हम सबको अपनी लाइफ में कुछ देना सीखना है, और देना किसको है? नेचर को। ऑलराइट। तो रिलेशंस को, नेचर को लौटाना है, थोड़ा टाइम उसके लिए एजुकेशन में जरूर देना चाहिए। ऑलराइट। तो इसी नोट के साथ मैं आज की बातचीत को, अंकित की बातचीत को गगन सर के साथ यहीं पे पॉज करूंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि सर के साथ मुझे दोबारा ऐसा बैठने का फिर मौका मिले, किसी और टॉपिक पे बात करने का मौका मिले। हाँ, आपने जो भी लाइफ लर्निंग सुनी, समझी और उसको जानने की कोशिश करी, उसको लाइफ में अपने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। और येस, अगर आपको किसी को भी टैक्सेशन या अकाउंटेंसी के रिगार्डिंग कुछ भी सपोर्ट चाहिए हो तो मैं सर का डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई रेफरेंस कोड नहीं है, कोई कूपन कोड नहीं है, सर से बात करना, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। विद दिस, थैंक यू। बल्कि मैं तो अंकित ये कहता हूँ, जी सर, चलो मैंने तो सबको वो चीजें सिखाई जो कि कमर्शियल एस्पेक्ट की हैं। यदि मुझे कोई मेरा स्टूडेंट सिखाए तो मैं तैयार हूं। यदि कोई स्टूडेंट कहे कि सर हमने मतलब हमारे खेत हैं या हमारे घर की छतों पर हमने कुछ उगाया है,
या नेचर के लिए हमने कुछ किया है, राइट, तो मैं उसके लिए भी हमेशा तैयार रहता हूँ। सीखने के लिए भी, तो एक टाइम तो है कमाने का, मैंने क्या कहा, एक टाइम है कमाने का, एक टाइम है अपना सर्कल बढ़ाने का। बढ़ाने का, दोस्ती करो दूसरों से, राइट, बात करो। हर एक इंसान के पास ना अपनी अपनी क्वालिटी है। राइट सर, कोई आप जब जाओगे तो आपको जोक सुना के हंसाएगा, ये भी एक क्वालिटी है। करेक्ट सर, कोई आपको अच्छा खाना बनाना सिखाएगा या अच्छा खाना बना के खिलाएगा, खिलाएगा, ये भी एक क्वालिटी है। है, तो अपने अंदर की क्वालिटी को पहचानो। राइट, थोड़ा समय, अब मैं कई बार खाली होता हूँ ना, तो मेरी मिसेज मुझे बोलती है कि यार मैंने तो तुम्हें जिंदगी भर इतना बना के खिलाया, तुमने कभी मुझे कुछ खिलाया? तो मैंने कहा बात तो तुम्हारी सही है, कुछ तो मैं भी बना सकता हूँ। तो कभी कभी चुपके से सैटरडे संडे में ट्राई करता हूँ और कुछ ना कुछ सीखा भी है। हाँ सर, अच्छा लगता है, राइट, हमें अच्छा लगता है, एक दूसरे के लिए करना चाहिए। करेक्ट सर, अभी मेरे मन में और भी बातें आती हैं कई सारी कि हम नेचर के लिए या आपसी उसके लिए चीजों को करें। तो मैं तो सब स्टूडेंट को बोलता हूं कि तुम्हारी ओवरऑल डेवलपमेंट कब होगी? जब तुम सिर्फ पढ़ाई नहीं कुछ और चीज भी करोगे। राइट, सिंगिंग है, प्ले है, राइट सर, कुकिंग है, करेक्ट, या कई बार लोग एक्टिविटी है सर, कोई भी एक्टिविटी। आप सिर्फ पढ़ाकू नहीं बनना। यार मैं कहीं भी जाऊं डल बन के बैठ जाऊं, अरे हमारा ग्रुप है यार, हम याद करते हैं यार वो हमारे दोस्त में अब कुछ समय के साथ बिछड़ गए। करेक्ट सर, हम जब साथ बैठते थे तो हमारे कुछ दोस्त थे बहुत अच्छे सिंगिंग करते थे। अब लोग देखो, अच्छा लगता है इंडियन आइडल में लोग गा रहे हैं। करेक्ट सर, अब कोई हंसाता था, कोई चुटकुले सुनाता था। बिल्कुल सर, तो यही लाइफ है, अपने अंदर एक एबिलिटी डेवलप करनी है जिससे तुम्हारे दोस्त तुम्हें मिस करें। अरे वाह कि यार आज अंकित नहीं आया वरना आज मजा आ जाता। वाह सर, बहुत अच्छा प्रेजेंट किया सर ने। और प्लीज़ आप लोग भी अपने अंदर की इस एबिलिटी को ढूंढें और उसे एक्सेप्ट करें और उस पर काम करें ताकि लोग आपको मिस करना शुरू करें। विद दिस, थैंक यू वेरी मच सर आज के समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। कट।